Hello, Assalamu alaikum. This is me, Miss Najmul Sahar Khan from Satkan Education Services. Hope you all are fine and good. Today I am giving you my 26th lecture. Today we will start chapter number 11, Transport in Human. Circulatory system. In human, circulatory system is responsible for transportation. The circulatory system is made up of tubes called arteries, veins and capillaries. Blood is pumped through these blood vessels by the heart. ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है? बाय आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. और जो इसको का जो मेन फैक्टर है जो लेके जा रहा है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड. और ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट. हार्ट इज दैट मशीनरी विच पंप्स ब्लड थ्रू दीज ट्यूब्स इनटू द होल बॉडी. ठीक है, दिस इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम. Now look, this is a diagram of heart. Heart is a main pumping organ. It has 4 main chambers. On the left hand side you have left atrium and left ventricle. On the right hand side you have right atrium and right ventricle. The heart is a pumping organ made up of muscles. It is about the size of a clenched fist and has the job of pumping blood around the body. The space inside the heart is divided into 4 chambers. The top 2 chambers are called atria, while the bottom 2 chambers are called ventricles. Valves inside the heart stop blood flow in the wrong direction. Heart has its own blood supply. This is carried out by coronary artery and coronary vein. अच्छा, बॉडी में हमारी जो पंपिंग ऑर्गन है वो कौन है? हार्ट. ठीक है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है उसको एक स्ट्रॉन्ग मसल से मिलके बनना है. तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन मेड अप ऑफ मसल्स. अच्छा, उसका साइज जो होता है वो आपकी एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है. ठीक है, अब जो हार्ट है उसको मैंने अभी आपको बताया कि 4 चैम्बर्स होते हैं. जो अपर 2 होते हैं वो एट्रिया होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. जो बॉटम के 2 होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. अच्छा, हार्ट में वॉल्व होते हैं. अब वॉल्व का पर्पस ये होता है कि वो ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि आगे की डायरेक्शन में रखते हैं या यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में मूव नहीं करते, यानी कि वो बार बार खुलते हैं और बंद नहीं होते रहते. उनको जिसे एक उनका फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. वॉल्व का पर्पस ये होता है वहीं उसी डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है. अब हार्ट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई. अच्छा, पूरी बॉडी की कोई एक पर्टिकुलर अलग से ब्लड सप्लाई नहीं है. जो बॉडी में कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स मूव कर रही हैं वो बॉडी के हर पार्ट में जो होती हैं, ईच एंड एवरी पार्ट में वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं. लेकिन हार्ट ब्लड सप्लाई इज स्पेशल. ठीक है ना, जो हार्ट में जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन. Now look at the structure of the heart. External. ठीक है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो मेन फीचर्स को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है. इसमें देखिए, अगर हम स्टार्ट करें एओर्टा. एओर्टा इज द मेन आर्टरी. ठीक है, एओर्टा क्या है? मेन आर्टरी है जो अपर बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट करती है. ठीक है, फिर पल्मोनरी ट्रंक है. पल्मोनरी वर्ड यूज फॉर द लंग्स. लेफ्ट एट्रियम है तो राइट एट्रियम भी है. फिर पल्मोनरी वेन्स है. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स है. फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है. इंफीरियर वेना कैवा और वो ऊपर सुपीरियर वेना कैवा. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ द फंक्शन ऑफ सम आर्टरीज एंड वेन. नंबर 1, एओर्टा. एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी. ठीक है ना, बहुत बड़ी सी आर्टरी होती है. द फंक्शन ऑफ आर्टरी टू गिव ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
सही। या एओर्टा का क्या काम है कि अपर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको बॉडी के अंदर वहां पे अपर पोर्शन में, ऊपर जो ऊपर की बॉडी पार्ट है वहां तक के उसको डिलीवर करना, ठीक है ना, और यहाँ से फिर उसके बाद दूसरे पोर्शंस में, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी, अच्छा ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों का यहाँ सिर्फ एक अपोजिट वर्किंग है। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आना, ठीक है ना। अब सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ऐसी है जिनका ऑपोजिट वर्किंग है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि पूरी बॉडी से आ रहा है और लंग्स में जाके उसको प्यूरिफिकेशन होती है। अब पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पूरी बॉडी को क्या हो रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है। बस ये दो वाहिद ऐसी हैं जिसमें आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है और वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि यहाँ से लंग्स में ट्रांसफर होगा, वहाँ उसकी प्यूरिफिकेशन होगी क्योंकि लंग्स में हमेशा ऑक्सीजन आती रहती है। जब वो प्यूरिफाई हो जाता है, हार्ट में आ जाता है, तो हार्ट उसको वेन्स के जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको या लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है। फिर लेफ्ट एट्रियम है जो यहाँ पे जो साइड पे होगा वो लेफ्ट एट्रियम होगा, वहाँ राइट एट्रियम होगा। अच्छा, यहाँ वॉल्व है, मैंने कहा था वॉल्व होते हैं, ठीक है। वॉल्व का काम क्या होता है, वन फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो, क्योंकि वो वापस नहीं जाता। अगर वो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो वो एट्रियम में वापस नहीं जाएगा। तो these valve stop blood going back into the वेंट्रिकल एट्रियम, ठीक है ना। वेंट्रिकल में आ गया अगर तो मिट्रल वाल्व का काम क्या है, वो उसको दोबारा लेफ्ट एट्रियम में वापस जाने नहीं देगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर राइट एट्रियम की बात करें तो अगर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया ऊपर से नीचे तो ट्राइकस्पिड वाल्व उसको राइट एट्रियम में वापस जाने नहीं देगा, ठीक है। अब नीचे देखिए मसल्स नजर आ रहे हैं, कार्डियक मसल्स नजर आ रहे हैं। कार्डियक मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं क्योंकि वो हार्ट के मसल्स होते हैं और हार्ट हर वक्त आपकी वर्किंग कंडीशन में रहता है। इवन कि आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको तो उसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा अच्छा, इसके ये जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं ये भी क्या होता है, लेफ्ट थिक वॉल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इनकी वॉल कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक, क्योंकि यहीं से प्रेशर जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप कौन सी रह गई है, वॉल्व हो गए हैं, मिट्रल वॉल्व हो गए जो कि बैकफ्लो को मना करता है। अच्छा, इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, ये वेन्स की मेन वेन्स हैं। यहाँ से वेन्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं। जैसे एओर्टा जो है मेन आर्टरी है, उससे आर्टरीज फॉर्म होती है। इसी तरह वेन्स जो हैं वो मेन वेन्स है। सुपीरियर वेना कैवा जो ऊपर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना कैवा जो कि लोअर बॉडी पार्ट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। नाउ दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ हार्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे वही सब कुछ है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ये कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि लंग्स में, सही है, वो भी लंग्स की सप्लाई होती है। पल्मो मीन्स लंग्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर आर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ventricles left and right, inferior vena cava that collects blood from the lower side of the body, superior vena cava that collect blood from the upper body parts, aorta the main artery that distribute bloods in the whole body, same as the previous one. Now the next topic is blood. Blood is a mixture of a liquid called plasma with red cell, white cells and platelets floating in it. Blood looks red because it has more red cells than white cells. There are about 5.5 liters of blood in your body. ठीक है, अब ये ब्लड है, look at the diagram, ठीक है। ये ब्लड है, एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद ये ब्लड को हम ऑब्टेन करते हैं, यानी कि समझ लें ब्लड को हमने लिया और उसको रख दिया है
टेस्ट ट्यूब में और उसको थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए रख दिया। अगर अब ब्लड की कॉम्पोजिशन देखें तो वो इस टाइप की आती है। ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो बाकी के सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि सेल्स होते हैं। और इन सेल में कौन कौन सी चीजें होती है? रेड सेल, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। सही है। अबाउट 5.5 liters of blood is present in our body. Now plasma. Plasma is a straw colored liquid. It is mainly water with substance dissolved in it. The substance are digested food from the intestine, carbon dioxide and urea from the cells and hormone from glands. अच्छा, अभी हमने ब्लड की कॉम्पोजिशन देखी, एक लिक्विड पोर्शन था और एक सॉलिड पोर्शन था, या ये ऐसा पोर्शन जिसके अंदर सारे सेल वगैरह थे, जैसे कि इस डायग्राम में भी है। जो ऊपर स्ट्रॉ कलर नजर आ रहा है वो हमारा प्लाज्मा है, डेट इज अबाउट 55%, है ना। वाटरी पोर्शन हमारे में ज्यादा होता है। अब इस वाटरी पोर्शन में ही सारी चीजें जो हमारी बॉडी की डिसॉल्व होती है वो इसी में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो सेकंड पोर्शन है उसमें सारे हमारे सेल हैं, ठीक है ना। जैसे रेड ब्लड सेल 41% है, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स दोनों जो है वो 4% है, ठीक है। इसी वजह से रेड ब्लड सेल ज्यादा होने की वजह से दैट्स व्हाई द ब्लड कलर इज रेड, ठीक है ना, उसका कलर हमारा रेड होता है। अच्छा, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा पूरा लिक्विड है, लिक्विड में ही सारी चीजें डिसॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, यूरिया, हॉर्मोन्स, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है ना। ब्लड के प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सारी चीजें जो डिसॉल्व हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। The next topic is red blood cells. Red blood cells are made in marrow of the large bones such as ribs. They are found with a hollow on both sides which increase its surface area. Red blood cells are red because it contain a chemical called hemoglobin. Their job is to carry oxygen from lungs to all the cells in the body. RBCs have no nucleus, which means they do not live more than a few months. ठीक है। Red blood cells are also called RBCs. अब रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में, ठीक है। जो लार्ज बोन्स होती हैं उनके बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल की अगर हम शेप देखें तो वो इस टाइप का होता है कि बीच में से उसका एरिया कम होता है, या बच्चों की किसी एक कैंडी की तरह होता है कि बीच में से उसका एरिया कम हो जाता है, साइड से वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रक्चर, और वो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जब हॉलो स्ट्रक्चर हो जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज, और वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने की मेन वजह क्या होती है? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। क्यों ऑक्सीजन अटैच होती है? बिकॉज इट हैज अ केमिकल कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का पर्पस ये, जो लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है और जिस सेल में रिक्वायरमेंट होती है वहां तक वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है। मींस अगर कोई बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्रेन को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, ठीक है, बाइंड करेगा उसको ऑक्सीजन को एंड कैरी इट टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन के पास वो ऑक्सीजन लाके उसको दे दे, और एज अ रिजल्ट ब्रेन उसको क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे लेकर आ जाएगा फॉर फिल्ट्रेशन? इन टू द लंग्स। अच्छा, सारे सेल्स में, बॉडी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल, जैसे कि ब्रेन करता है, लेकिन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते, इसी वजह से इनका सर्वाइवल रेट भी क्या होता है? कम होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। नाउ लुक एट द डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ द रेड ब्लड सेल और आरबीसी। देखिए आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है, ठीक है, और आरबीसी के साइड से जो है वो देखें उठे हुए, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, वो साइड से थोड़े सा हॉलो स्ट्रक्चर है, बीच में इट हैज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन कैरी, ठीक है। नाउ इन सेकंड डायग्राम यू कैन सी द फ्लो ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में आपको नजर आ रहे होंगे किस तरह से आरबीसीज मूव करते हैं। नाउ लुक एट द अनदर डायग्राम। दिस इज अ ब्लड वेसल। ये देखिए ब्लड वेसल है,
द आरबीसीज आर मूविंग फ्रॉम द ब्लड वेजल्स, आरबीसीज हमें यहाँ मूव करते हुए दिख रहे हैं. इनसाइड द आरबीसी देयर इज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है. द हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन मूवमेंट. ठीक है ना, एक जगह से अगर ऑक्सीजन को दूसरी जगह मूव करना है जहां पे रिक्वायरमेंट है तो हीमोग्लोबिन इसकी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. नाउ दिस इज द अनदर डायग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन. ये आपको आरबीसीज नजर आ रहे हैं. आरबीसीज की शेप क्या है, बीच में से इसकी थोड़ा सा स्क्वीज हुआ होता है, साइड से इंक्रीज हुआ होता है. इसके अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है. अच्छा, हीमोग्लोबिन में जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए, दैट इज द आयरन. ठीक है, आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में पूरा हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होता है. हीमोग्लोबिन में भी सिर्फ वो साइड जहाँ पे आयरन है, आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन. नाउ द गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन. Now look at this diagram. This is a pathway by which the gaseous exchange take place in humans. Now look at the lungs. Lungs are responsible for the gaseous exchange. ठीक है ना, lungs में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई. ठीक है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. That oxygen bind, ये ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी, विद द रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज. और आरबीसीज में भी कहाँ बाइंड करेगी, विद हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन में कौन है, आयरन. ठीक है ना, मींस आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी. नाउ दीज हीमोग्लोबिन या आरबीसीज मूव टुवर्ड्स द ऑर्गन्स और द सेल. जहां पे भी इसके रिक्वायरमेंट है, दे मूव टुवर्ड दैट साइड, वहां पे वो मूव कर गए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिवर और स्टमक प्रेजेंट है. ठीक है, वहां पे रिक्वायरमेंट थी, देन द आरबीसीज मूव टुवर्ड द लिवर और द स्टमक साइड. अब क्या होगा, द ऑक्सीजन एंटर इनटू द ऑर्गन्स. वहां पे ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. ठीक है, वहां से एंटर हो गई. एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट क्या होगा, अब उसमें से ऑर्गन में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. नाउ दैट कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद द हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन को वो दे देंगे और जब वो वहां से ब्लड वहां से फ्लो करते हुए बाहर निकलेगा तो वो अब उसके साथ कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. मींस कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद द आरबीसीज. नाउ दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन go to the lungs for the further purification. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जिसके अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर दी है हीमोग्लोबिन के साथ इन द आरबीसीज एट आयरन. ठीक है, एट आयरन, आयरन के साथ बाइंड करती है. नाउ दैट हीमोग्लोबिन एंटर इनटू द बॉडी पार्ट्स, जहां पे भी, जिस ऑर्गन में भी, जिस सेल में भी उसको जरूरत है. नाउ द आरबीसीज लीव द ऑक्सीजन देयर. वहां पे उन्होंने लीव कर दिया ऑक्सीजन. और जब वहां से फ्लो होकर बाहर निकलेंगे, इट मींस नाउ दे हैव कार्बन डाइऑक्साइड. अब उनके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. नाउ आरबीसीज कॉल्ड, नाउ द हीमोग्लोबिन कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब जो हीमोग्लोबिन है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. जब ऑक्सीजन बाइंड होती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है तो यानी कि ऑक्सीजन हट गई है तो डीऑक्सी. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है देन एंटर इनटू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन. अच्छा, एक कंडीशन होती है एनीमिया की. एनीमिया मींस बॉडी में एनीमिक हो गए, ब्लड की कमी हो गई. ये सुनने में आता है ब्लड की कमी हो गई. ब्लड कम हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है. इस वक्त एग्जॉस्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, थकन भी बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में भी, रिस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो रही होती है. क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास देखें आरबीसीज नहीं है, आरबीसीज नहीं है, एचबी लेवल कम हो जाता है. एचबी लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट कम हो जाती है. तो ऐसे में ज़्यादातर ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिसमें आयरन हो. ठीक है ना, फिर ये आयरन होता है तो वो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है और इस तरह से एनीमिया की कंडीशन क्या हो जाती है, वो रिकवर हो जाती है. बहुत से फ्रूट्स वगैरह भी ऐसे होते हैं जो कि एनीमिक कंडीशन को क्योर करने में हेल्प करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. थैंक यू.